हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 11 है। यहां पर हम लोग नए साम्राज्य और राज्य अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर है क्या बताती हैं प्रशस्तियां। देखिए, प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। प्रशस्ति जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, अर्थात प्रशस्ति जो है प्रशंसा वाला एक अभिलेख है। आपके सामने यहाँ पर अशोक स्तंभ का इमेज लगाया हुआ है। तो अशोक स्तंभ पर जो है बाद के शासकों ने भी अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं। तो इसी क्रम में समुद्रगुप्त नाम का एक शासक हुआ है, उसने अपनी प्रशस्ति को इस पर उत्कीर्ण करवाया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हर्षेण द्वारा संस्कृत में करीब 1700 साल पहले लिखी गई कविता से पता चलता है। इस समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा है? दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है, और ये आज से करीब 1700 साल पहले कविता लिखी है। यानी यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात तो ये, समुद्रगुप्त का शासन आज से करीब 1700 साल पहले हुआ करता था, और इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि इसका हरिसेन था। तो इसने जो है एक कविता उत्कीर्ण कराई है जो कि प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर करवाई गई है। तो प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को कभी कभी प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो इसमें हरिसेन ने उसे युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि बताया है। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या हरिसेन ने लिखा है वो बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के 9 शासक, देखिए यहां पर जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं आर्यावर्त है। तो आर्यावर्त के 9 शासकों में कुछ शासकों का जिक्र यहां पर किया गया है, जैसे मथुरा का किया गया है, कन्नौज, प्रयाग, पाटिलपुत्र, नालंदा, 4-5 का जिक्र यहां पर किया गया है। दक्षिणापथ के 12 शासक, देखिए दक्षिणापथ के 12 शासक में नीचे की साइड के जो दक्षिण के हैं जो 12 शासक, उनका जिक्र किया गया है। पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ, इनके शासक। भाई इलाके के शासक, भाई इलाका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हल्का सा ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है भाई इलाका वाला पार्ट है। तो भाई इलाके के शासकों में संभवतः कुषाण और शक, इन सब ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। देखिए, समुद्रगुप्त जो है, जैसा कि कवि अभी बताया गया है कि हरिसेन ने उसको कवि बताया है, तो इस बात की जानकारी हमें एक तो अभिलेख से मिलती है, और दूसरी बात इसकी जो जानकारी है हमें उनके सिक्कों से भी मिलती है। इस समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, ये गुप्त शासन के प्रमुख केंद्र थे। वंशावलियां, देखिए वंशावलियां जो हैं ये पूर्वजों के नामों की सूची होती हैं। तो प्रशस्तियों में शासकों की प्रशंसा के अलावा उनकी पूर्वजों के बारे में जानकारी भी होती है, यानी एक तरह से वंशावली भी उसमें शामिल होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक हैं, और इनकी माता कुमार देवी, जो कि लिच्छिवगढ़ से बिलोंग करती हैं, इनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त और उसके पिता ने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी, ये बात भी हमें प्रशस्ति से पता चलती है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे कि इनके बेटे का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी वंशावली से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। यानी किनके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसके बाद है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखिए, जिस तरह से हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी उनके अभिलेखों से, उनके सिक्कों से पता चलती है, ठीक वैसे ही हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी उनकी जीवनी से पता चलती है। तो हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित से हमें हर्ष के जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे हैं। देखिए, हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद ये थानेसर के राजा बने हैं। मैप में ये रहा थानेसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थानेसर है। तो अपने भाई और पिता की मृत्यु के बाद ये राजा बने हैं। उनके बहनोई यानी बहन के पति कन्नौज के शासक थे। देखिए, कन्नौज ये रहा मैप में। तो इनके बहन के पति कन्नौज के शासक थे, और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला है तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया है, और बाद में फिर बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया है। तो बंगाल पर आक्रमण भी किया है। तो मगध और बंगाल को इन्होंने जीता भी है। हालांकि मगध और बंगाल की जीत से ये संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो ये नर्मदा पार करके दक्कन की ओर, दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की इन्होंने सोचा है कि दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। तो हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की है, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया है। यानी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। देखिए, इस काल में यानी आज से करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी
कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पल्लवों का राज्य है और ये रही इनकी राजधानी कांचीपुरम। वहीं चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ये चालुक्यों का राज्य आप देख पा रहे हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में इनका राज्य अवस्थित है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल जो है शुरुआत में एक व्यापारिक केंद्र था, हालांकि बाद में एक धार्मिक केंद्र भी बन गया है। यहाँ पर कई सारे मंदिर भी बने हैं बाद में, इस वजह से धार्मिक केंद्र बन गया है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक साइड में चालुक्य हैं, एक साइड में पल्लव हैं, तो इन दोनों की सीमाएं आपस में टकराती रहती थी। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे और इनके बारे में हमें जानकारी जो है इनके दरबारी कवि रविकीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलती है। प्रशस्ति में उसकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए हैं। इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका है, जैसा कि हमने पढ़ा था। पल्लव राजा के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया है। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशियों ने समाप्त कर दिया है। तो ये बात हमें पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है उससे पता चलती है। देखिए, यहां पर राज्यों के प्रशासन के बारे में जानेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद हैं ये आनुवंशिक बन गए हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि पिता के बाद पद बेटे को मिलेगा। जैसे कि कवि हरसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरसेन एक महादंडनायक, इसके साथ साथ कुमार मात्य यानी महत्वपूर्ण मंत्री और एक संद्र विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी थे। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो देखिए, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जैसे कि नगर श्रेष्ठी जो है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थभा जो है ये व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार माने जाते थे और कायस्थ जो है ये लिपिकों के प्रधान होते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनका मतलब क्या क्या है तो आपको पता होना चाहिए। नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थभा का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार और कायस्थ का मतलब होता है लिपिकों के प्रधान। एक नए प्रकार की सेना। देखिए, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही शामिल होते थे। साथ ही कुछ सेनानायक भी होते थे, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सेनानायकों को कोई नियमित वेतन न देकर बदले में कुछ को भूमिदान दिया जाता था, जिससे कि ये कर वसूलते थे और इसी कर की हेल्प से ये लोग अपने जो सैनिक हैं, अपने जो घोड़े हैं, इन सबकी देखभाल करते थे। सेनानायक जो है सामंत भी कहलाते थे। लेकिन सामंत के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर वर्तमान के जो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन के वार में आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, वैगनार ग्रुप, जो कि रसिया की तरफ से लड़ रहा है। तो वैगनार ग्रुप कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, बल्कि अनऑफिशियल एक ग्रुप है, लड़ाकों का एक ग्रुप है। तो उसका जो कमांडर है उसको हम सामंत कह सकते हैं। तो यहाँ पर सामंत का कॉन्सेप्ट वही है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंडर में 100 या 200 लोग हैं, 100 या 200 लड़ाके हैं और वो राजा को हेल्प दे रहा है, तो यहाँ पर उसका जो कमांडर बोला जाएगा वो सामंत बोला जाएगा। तो जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। देखिए, सामंतों के अंदर ये भाव तो रहता ही था कि हम अगर किसी राजा को युद्ध जितवा सकते हैं, तो अगर राजा कहीं कमजोर पड़ रहा है तो उसको गद्दी से हटाकर खुद भी शासन चला सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ बताया गया, कहीं भी अगर मान लीजिए शासक दुर्बल पड़ रहे हैं तो वहां पर सामंत जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे या अपने राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है उसको सभा के नाम से जाना जाता था और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, यानी ऐसे इलाके जहां पर ब्राह्मण निवास नहीं करते थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम जो है, नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर राजा, सामंत या जो संगठन वाले लोग हैं उनकी तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर हम उस समय के जो आम लोग हैं यानी कॉमन मैन हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उस समय के जो आम लोग थे वो कैसे रहा करते थे। तो जनसाधारण के जीवन की हमें थोड़ी बहुत झलक उस समय के जो नाटक हैं या कुछ अन्य स्रोत हैं उनसे हमें देखने को मिलती है। जैसे कालिदास की बात की जाए तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है।
जिसमें राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोग और महिलाएं जो है प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, कालिदास का सबसे फेमस नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी दिखाई गई है। वहीं चीनी तीर्थयात्री फासियन, इन्होंने भी कुछ कुछ वृत्तांत लिखा है। तो चीनी तीर्थयात्री फासियन ने अछूतों की दुर्गति पर एक वृत्तांत लिखा है। इन्होंने बताया है कि अछूतों को शहरों के बाहर रहना पड़ता था। जब इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए कि ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, ताकि कोई व्यक्ति इनसे स्पर्श ना पा जाए या फिर इनकी परछाई भी ना पड़ जाए, जिससे कि वो अपवित्र हो जाए। इस वजह से ये लोग क्या करते थे, जब भी शहर के या नगर के अंदर प्रवेश करते थे तो लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे, ताकि लोग अपने आप को सावधान कर लें और अपने आप को इनसे दूर कर पाएं। अब देखिए, इस समय अन्यत्र में हम अरब के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरब पूरा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र था, लेकिन फिर भी अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उस समय अरब एक व्यापारिक केंद्र था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले बेदुइन लोग, देखिए बेदुइन लोग जो है अरब के घुमक्कड़ कबीले वाले लोग हैं। तो ये लोग ऊंटों पर आश्रित थे। आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इस्लाम में जो है अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है और कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है। अरब नाविक, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों में सबसे पहले आए हैं, अपने साथ इस धर्म को भारत में भी लेकर आए हैं। अरब के सिपाहियों ने आज से करीब 1300 साल पहले सिंध, यानी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, इसको जीत लिया था। अब देखिए, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं। गुप्त वंश की शुरुआत आज से करीब 1700 साल पहले हुई है। हर्षवर्धन का शासन आज से करीब 1400 साल पहले रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।